हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 का आखिरी टॉपिक। आपके चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण और आज के इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक का नाम क्या है? वो है भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। जी हाँ, इस चैप्टर को पहले हम कई सारे पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर का पाठ परिचय जान चुके हैं और भी जितने भी बाकी के टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान की बात हम कर चुके हैं। हमें संविधान की जरूरत क्या है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा के द्वारा कितने समय में भारत के संविधान का निर्माण किया गया, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, इतनी सारी चीजें इस चैप्टर में हम अभी तक जान चुके हैं। और आज बारी आती है हमारे भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य की। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हाँ, और हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में उपलब्ध कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है और उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि है भारतीय संविधान के बुनियादी मूल। तो चलिए जानते हैं क्या है भारतीय संविधान के बुनियादी मूल। तो देखें, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल की चर्चा करें हम, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे कौन कौन से मूल हैं, बुनियादी मूल हैं, जिसके द्वारा भारतीय संविधान की रचना करी गई है और संविधान में जितनी भी बातें वो दी गई हैं, जितने भी वो मूल्य हैं, जितनी भी वैल्यू हैं, उनका पालन करना सबका कर्तव्य बनता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज सपने और वायदे की। क्या है भाई सपने और वायदे में, जानते हैं इसको भी। तो देखें, भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम ना होने पर हैरानी हुई होगी, यानी कि महात्मा गांधी का नाम। ठीक है, भारतीय संविधान अपन ने बहुत डिटेल में जाना, कई सारी पर्सनालिटी के बारे में जाना, लेकिन उनका नाम किसका, महात्मा गांधी का, हमारे बापू का, जिनका आजादी में योगदान था, उनका नाम कहीं नहीं दिखा। तो भाई क्यों नहीं दिखा? महात्मा गांधी का नाम भारतीय संविधान के निर्माण में कहीं भी नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मुख्य रूप से हमने संविधान में किसके नामों को जाना, जो संविधान सभा के यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर थे। तो महात्मा गांधी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनमें से कई सारे सदस्य ऐसे थे जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अनुसरण करते थे, उनके विचारों से सहमत थे, उनके विचारों के, उनके थॉट्स के अनुयायी यानी कि फॉलोवर्स थे। ठीक है, और 1931 की बात करें तो 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया, याद कर लो भाई, ये किसकी पत्रिका है? महात्मा गांधी की। किसकी पत्रिका है? महात्मा गांधी की। तो 1931 में महात्मा गांधी की पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में 1931 में ऐसा क्या लिखा था कि उनकी क्या क्या संविधान से अपेक्षाएं हैं। तो चलिए जानते हैं इसको भी। यहां पर देखें, गांधी जी ने यंग इंडिया में संविधान के बारे में ये लिखा था, संविधान से अपेक्षा करते हुए ये लिखा था कि मैं भारत के लिए, ध्यान से देखिएगा, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं, एक मिनट, हाँ जी, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे, क्योंकि भारत किसका शिकार था? अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेजों की अधीनता का शिकार था। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा कि मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने। क्या कहा गया था? मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने।
ठीक है, और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी हो, यानी कि गरीब अमीर का कोई भेदभाव ना हो, एक गरीब व्यक्ति को भी ये लगे कि उसका ही देश है और वो गरीब व्यक्ति उस देश को बनाने में अपनी भागीदारी माने। ठीक है, ऐसा भारत, ये सब बातें गांधी जी के द्वारा कही गई हैं यंग इंडिया में। गांधी जी ने कहा था कि एक ऐसा भारत का निर्माण चाहता हूं मैं जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ठीक है, ऐसा भारत जिसमें समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें, ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना हो, गरीबी अमीरी का, रंग रूप का, भाषा का, धर्म का कोई भेदभाव ना हो, सब मिलजुल कर समानता के साथ रहें। और ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए, एकदम स्वच्छ भारत होना चाहिए। और औरतों को भी मर्दों के जैसे अधिकार हो, यानी कि स्त्री और पुरुष में बराबरी की बात हो, भेदभाव की बात ना हो। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी की बात हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। अगर इससे कम कोई भी बात कही जाती है तो गांधी जी उससे संतुष्ट नहीं होंगे, उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। अब जितनी भी बातें गांधी जी ने यंग इंडिया में कही थी, उन सारी बातों को भारत के संविधान में फॉलो किया गया, ये सारी बातें हैं। ठीक है, भले ही गांधी जी का नाम संविधान सभा में आपने ना देखा हो, लेकिन संविधान सभा के जितने भी मेंबर्स थे उन सब ने गांधी जी की हर एक बात को फॉलो किया है और संविधान में वो बात हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ऑलराइट, क्लियर? अब देखें, भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत। ना तो भारत में भेदभाव होगा और ना ही गैर बराबरी होगी। ठीक है, तो भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था। जो बातें गांधी जी ने कही थी वैसे ही विचार अंबेडकर के भी थे, जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये कौन थे? इन्होंने संविधान का प्रारूप बनाया था और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑलराइट, क्लियर? अब असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। भारत देश में असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है, उस मामले में डॉक्टर अंबेडकर के विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना करी थी। भले ही वो गांधी के जैसी ही बात करते थे कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, गांधी जी भी यही बात करते थे, समानता की बात करते थे, लेकिन बस दोनों के नजरिए में फर्क था। ठीक है, अलग अलग नजरिए से देखते थे, काम करने का तरीका अलग अलग था। तो संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को स्पष्ट ढंग से रखा था। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। फिर अब हम जानेंगे संविधान के दर्शन के बारे में। तो देखें, संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। किससे होती है? बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका जिसे कहा जाता है प्रस्तावना, यानी कि प्रियम्बल। ठीक है, तो संविधान की शुरुआत कैसे होती है? बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल के साथ होती है। संविधान को जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले पेज पर आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना दिखाई देगी, जिसमें पूरे भारत के संविधान का सार लिखा हुआ है, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं, जिसे पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। ऑलराइट, फिर जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी, क्या बताया गया है? जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र के आधार बने। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? यानी कि जिन मूल्यों को स्वतंत्रता संग्राम में अपनाया गया, स्वतंत्रता संग्राम को करने की प्रेरणा दी, वो सारे मूल्य भी हमारे भारतीय संविधान में ऐड किए गए और उन्हीं मूल्यों के आधार पर आज के भारत का शासन चलता है। तो ये है हमारे भारतीय संविधान का दर्शन। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन सारे मूल्यों को शामिल किया गया, जैसे कि पंथ निरपेक्षता यानी कि धर्म निरपेक्षता, समाजवादी गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय। ठीक है, कई सारी बातें हैं, उनको हम डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज यानी कि कौन कौन से मूल्य ऐड किए गए हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में।
फिर भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी हैं। जितने भी प्रस्तावना में मूल्य हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है इथिकल वैल्यूज से संबंधित, उन्हीं सबके आधार पर पूरे भारत के संविधान का निर्माण किया गया है, हर एक धारा का निर्माण किया गया है। और इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। उन्हीं एथिकल वैल्यूज के जरिए यह समझा जा सकता है कि कौन सा कानून अच्छा है या कौन सा कानून बुरा है। और इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। ऑलराइट, इसीलिए भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है या जो प्रियम्बल है, उसे क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, संविधान का मूल ढांचा कहा गया है। ऑलराइट, क्लियर? चलिए अब देखें भारतीय संविधान को दिशा देने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम अपने भारत के संविधान की प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना उद्देशिका को एक बार पढ़ लें। स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा कि किन किन शब्दों का जिक्र किया गया है, फिर उन शब्दों को हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो भारत के संविधान की हम बात करें तो देखें, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो हम भारत के लोग, हमारे संविधान की प्रस्तावना कहां से शुरू होती है? हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कौन कौन से शब्द आए शुरुआत में? सबसे पहले तो हमारे भारत देश के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रता, कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949, ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि 26 नवंबर 1949 की तारीख को भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो तारीख 26 नवंबर 1949 और ये है भाई तिथि, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो जितने भी ये बड़े बड़े शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, सबका मतलब आपको डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान को दिशा देने वाले शब्द कौन कौन से हैं उसको जानते हैं। तो शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना की, हम भारत के लोग। ठीक है, भारत को, तो भारत के संविधान का निर्माण, इसका मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब क्या है वो बात यहां पर बताई जा रही है। हम भारत के लोग से शुरुआत क्यों हुई, इसका क्या मतलब है? तो भारत के संविधान का निर्माण, ठीक है, भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है। जिन प्रतिनिधियों को भारत की जनता ने चुना है, उनके माध्यम से ही भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन हुआ है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। हमने अपना संविधान कैसे बनाया है? सबसे पहले हमने अपने जनप्रतिनिधियों को चुना संविधान सभा के लिए, उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ है। क्लियर? यानी कि इस संविधान का निर्माण हम भारत के लोगों ने ही किया है, इस बात का ये मतलब है। फिर देखें, अगला शब्द है गणराज्य। अगला शब्द क्या है? गणराज्य। अब गणराज्य का अर्थ क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा।
शासन का प्रमुख कौन होगा? लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राज खानदान का होगा। ठीक है, शासन का प्रमुख कौन होगा? जैसे कि राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति क्या किसी राजघराने से संबंधित होते हैं? वंशानुगत शासन होता है? नहीं, उनको भी चुना जाता है, निर्वाचित ही होते हैं। तो शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राज खानदान का होगा। समझ में आ गया गणराज्य का मतलब? फिर है अगला शब्द है न्याय। न्याय का क्या अर्थ है? तो भाई हमें देखो 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात भारत के संविधान की प्रस्तावना में करी गई है। तो नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्या बात कही गई है? कि नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी लोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से समान है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। क्लियर? फिर अगला शब्द है समाजवादी। समाजवादी शब्द का अर्थ क्या है? तो समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है। ठीक है, हमारी दुनिया में जो भी संपदा है, जो भी संसाधन है, सभी के लिए समान रूप से है। ठीक है, समाजवाद का मतलब समझना आप। ठीक है, तो समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा भी समानता के साथ होना चाहिए। जब सभी चीजें समान रूप से पैदा हुई हैं तो बंटवारा समान रूप से होना चाहिए। किसी एक वर्ग का ही या एक व्यक्ति का ही या कुछ व्यक्तियों का ही अधिकार क्यों हो? बाकी के वर्ग को या बाकी के व्यक्तियों को उस अधिकार से वंचित क्यों रखा जाए? जब सब चीजें समाज में समान रूप से पैदा हुई हैं तो उनका बंटवारा भी कैसे होना चाहिए? समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। ठीक है, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून कुछ इस तरीके से बनाए जाने चाहिए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। फिर क्या है? फिर है प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या होता है? कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। जितने भी भारत के लोग हैं, हर व्यक्ति को, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न का अर्थ समझना कि जितने भी भारत के व्यक्ति हैं, सभी लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। जैसे कि पहले हम पर किसका राज था? ब्रिटिश राज था। ठीक है, अंग्रेजों का राज था, तो हमारे डिसीजन कौन लेता था? ब्रिटिश सरकार लेती थी। लेकिन अब हम आजाद हो चुके हैं, हमारा खुद का संविधान है, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश के नियम कायदे कानून है, हमारे पास खुद की सरकार है। फैसले कौन लेगा? हम खुद लेंगे, ना कि कोई बाहरी शक्ति आकर हम पर राज करेगी और हम पर अपने फैसलों को थोपेगी। यानी कि हम पर हमारा स्वयं का अधिकार है, किसी दूसरे देश का अधिकार नहीं है। बात खत्म। क्लियर? फिर बात है स्वतंत्रता की। ठीक है, तो यहां पर कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात कही गई है? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात भारत के संविधान की प्रस्तावना में कही गई है। तो नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। ठीक है, नागरिक किस तरीके से सोचें, कैसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। सभी व्यक्तियों को सोचने की आजादी है, विचारों की आजादी, अपने विचारों को सामने रखने की यानी कि अभिव्यक्त करने की आजादी है। और उन विचारों पर कैसे अमल करें, उन विचारों को कैसे फॉलो करें, कैसे एग्जीक्यूट करें, ठीक है, कैसे उनको क्रियान्वित करें, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, सबकी आजादी है। क्लियर? इस पे कोई भी किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं है। फिर अगला शब्द आता है बंधुता। अब बंधुता का मतलब क्या है? तो हम सभी ऐसा आचरण करें कि जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों, यानी कि हम सभी आपस में भाईचारे के साथ रहें। भले ही इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में इतनी सारी जाति, धर्म, रंग, रूप, भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, फिर भी अगर हम भारत के हैं तो हम सभी एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना के साथ रहें। ठीक है, तो हम सभी ऐसा आचरण करें कि जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हों।
ठीक है। और कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने कि भाई ये व्यक्ति मेरे से कम है। सबको समान मानना है, सबको भाई भाई मानना है, ठीक है। फिर अगला शब्द आता है समता, यानी कि समानता। यहां पर बात कही गई है प्रतिष्ठा और अवसर की समता की। किसकी बात कही गई है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही गई है। अब ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो कानून के समक्ष यानी कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। क्या बात कही गई? कानून के सामने सभी लोग समान हैं, किसी से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा और पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। जो पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताएं, सामाजिक भेदभाव, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, जाति भेद, भाषा भेद जो है, धर्म भेद जो है, उनको समाप्त करना होगा। और सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, ठीक है। सबको समान अवसर, क्योंकि अवसर की समता और प्रतिष्ठा की समता। प्रतिष्ठा की समता कैसे? कि कोई भी व्यक्ति किसी से कम नहीं है, सबको बराबरी से देखा जाएगा, सभी के पास अपनी गरिमा है, अपनी वैल्यू है, ठीक है। और अवसर की समानता कैसे? कि सरकार अवसरों के मामले में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। वैकेंसी अगर भारत देश में किसी पोस्ट के लिए निकली है तो सभी के लिए समान रूप से निकली है। ऐसा नहीं कि इस भाषा के लोग या इस जाति के लोग या इस धर्म के लोग या इस स्टेट के लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऑलराइट, क्लियर? ये बात हो गई समता की। फिर बात आती है लोकतंत्रात्मक। अगला शब्द क्या है? लोकतंत्रात्मक। यहां पर हमने देखा था लोकतंत्रात्मक, इसमें से हम समाजवादी पढ़ चुके हैं, गणराज्य पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोकतंत्रात्मक की। लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसको किस तरीके से दिखाया गया है? तो देखें, सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोकतंत्रात्मक किसे कहा जाता है? तो सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। बात आ रही है समझ में? कि कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, सबको राजनीतिक रूप से समान अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र के सामने सभी समान है, क्योंकि सभी ने मिलकर राजा को चुना है, यानी कि अपने शासक को चुना है, नेता को चुना है। चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा हो, किसी भी जाति का हो, सबकी एक वोट के एक वोट का मूल्य एक ही रहा है, ठीक है। इसलिए सभी को समानता के साथ देखा जाएगा, सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे और लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं। लोग ही चुनते हैं कि भाई अब शासन कौन करेगा, हमारा नेता कौन बनेगा, सरकार कौन चलाएगा, और उसे जवाबदेह बनाते हैं कि भाई हमने आपको वोट दी है तो आप हमारे प्रति जवाबदेह हैं, उत्तरदायी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। और यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। बात आगे समझ में? यानी कि लोकतंत्र है क्या? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र शासन है या डेमोक्रेसी है। ऑलराइट, फिर अगली बात आती है किसकी? पंथ निरपेक्ष की, ठीक है। तो इसको भी जान लेते हैं क्या होता है पंथ निरपेक्ष। तो देखें, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। कोई भी नागरिक हो, कोई भी सिटीजन हो, वो जिस धर्म को मानना चाहे, भले वो किसी और धर्म का है लेकिन उसकी आस्था किसी और धर्म के प्रति है, तो वो धर्म मान सकता है, ठीक है। कहीं पर किसी को भी पूजा पाठ करने की, किसी भी धर्म को मानने की मनाही नहीं है, ठीक है। तो नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है, ठीक है, आधिकारिक नहीं है। यानी कि सरकार की नजर में किसी धर्म विशेष को प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती कि आप सिर्फ उसी धर्म को मानने के लिए लोगों को बाध्य करें या उसी धर्म को आप प्राथमिकता दें। सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, संविधान का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान दृष्टि से सरकार देखेगी, संविधान देखेगा, ठीक है। फिर सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। जो हमारे देश की सरकार होगी या जो देश की सरकार है या जो देश की सरकारें रही हैं, तुम्हारे देश की सरकार और हमारे देश का संविधान सभी धर्मों को समान, एक समान सम्मान की दृष्टि से देखेगा। क्लियर? तो ये बात हो गई। भारतीय संविधान में जिन जिन शब्दों का जिक्र किया गया है उन सारे शब्दों को आपको डिटेल में बता दिया गया है।
अब अगर यहां तक कोई समस्या हो, कोई भी डाउट हो, एक आध चीज, एक आध शब्द, एक आध टर्मिनोलॉजी, कोई सेंटेंस, कुछ भी आपको, या एक आध पैराग्राफ कुछ भी समझ में ना आया हो, या फिर इस प्रियम्बल का यानी कि प्रस्तावना का कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आया हो, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके आप बताएं क्या लगता है आपको। ऑल राइट, ऑल क्लियर, सब कुछ क्लियर है। अगर ना हो तो बेफिक्र होकर आप सवाल पूछ सकते हैं, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। ऑल राइट, चलिए अब बात करेंगे हम संस्थाओं के स्वरूप के बारे में। ठीक है, आखिरी में बात किसकी थी? संस्थाओं के स्वरूप की। तो देखें, संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है। संविधान क्या है? जो संविधान अभी हमने देखा, उसमें देखा कि संविधान का ये दर्शन है, ये मूल्य है। तो सिर्फ ये नहीं है कि भाई मूल्य और दर्शन का बयान कर दिया, लेकिन उनको इंप्लीमेंट ना किया जाता हो, एग्जीक्यूट ना किया जाता हो, उनके अनुसार काम ना होता हो। हर एक मूल्य की उतनी ही वैल्यू है, यानी कि हर एक मूल्य की बराबरी से वैल्यू है, जिस तरीके से उनको संविधान में वर्णित किया गया है। तो संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है। ठीक है, संस्थागत रूप कि किस संस्था को किस तरीके से हर एक मूल्य को फॉलो करना है। जैसे कि विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, देश की संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधान परिषद है, विधानसभा है, ग्राम सभाएं, नगर पालिका, नगर पंचायत, जितनी भी संस्थाएं हैं सरकार के अंडर में काम करने वाली, ठीक है, सभी को इन मूल्यों को फॉलो करना होगा और इन मूल्यों को इंप्लीमेंट करना होगा और उन्हीं मूल्यों के अनुसार, उन्हीं वैल्यू के अनुसार भारत देश का शासन चलाना होगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? भारत का संविधान कहते हैं। सारे मूल्यों को मिलाकर ही भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है। ठीक है, इसीलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। हमारा संविधान छोटी मोटी किताब तो है नहीं, काफी सारे आर्टिकल्स उसमें हैं, बहुत बड़ी किताब है और दिन ब दिन उसमें नई चीजें ऐड होती जा रही हैं। और अगर कहीं किसी कानून में टकराव उत्पन्न होता है तो उसमें संशोधन की भी गुंजाइश, अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। क्लियर? फिर भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। समाज में जो दिन ब दिन बदलाव हो रहे हैं उसके अनुसार संविधान को भी कहीं ना कहीं संशोधन करके बदलना चाहिए। ठीक है, तो वैसा भी किया जाता है। क्लियर? और उन्होंने, यानी कि किसने? संविधान निर्माताओं ने, जिन्होंने संविधान को बनाया है, तो उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और ना बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था कि भाई जो बात बन गई वो बन गई, जो बात लिखी गई वो लिखी गई, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। उसमें परिवर्तन बिल्कुल हो सकता है। और उसी को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 368 में, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कही गई है। ऑल राइट, क्लियर? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 368। हाँ, तो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा, कौन सी है देश की सर्वोच्च विधायी संस्था? बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या लगता है। विधायी संस्था, कानून बनाने वाली संस्था, सबसे ऊंची संस्था, जल्दी बताओ भाई। तो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? संविधान संशोधन। देश की सर्वोच्च विधायी संस्था कौन सी है? संसद ही है ना, जिसे हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था के द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? संविधान संशोधन कहते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम से हम उसे जानते हैं। फिर संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। जी हाँ, और अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल होगा। अभी जैसे मैंने आपको कई सारे शब्द बताए, प्रस्तावना बताई कि हमारे भारत देश की संविधान की ये प्रस्तावना है, इसमें ये शब्द है, इन शब्दों का मतलब ये है। तो शुरुआत में तो आपको टफ लगा कि भाई ये क्या बात है, इतने बड़े बड़े शब्दों की बात हो रही है, क्या मतलब होगा इन सब का। शुरुआत में टफ लगेगा और लगना भी चाहिए। ठीक है,
पहली बार पढ़ेंगे तो समझना तो मुश्किल होगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना मुश्किल नहीं है। यानी कि जो हमारे भारत देश की सरकारी संस्थाएं हैं वो जैसे काम करती हैं उनको समझना कठिन नहीं है। ठीक है, अगर उनको समझ लिया आपने तो जो भी बातें संविधान में कही गई हैं वो समझ में आ जाएंगी। यानी कि आप प्रैक्टिकल चीज जल्दी समझ जाते हैं। आप देखते हैं कि भाई पार्लियामेंट ऐसे काम कर रही है, ऐसे बिल पेश होता है, ऐसे पास होता है, ऐसे बहसें होती हैं, ये सब होता है। ठीक है, इन नियमों को फॉलो किया जाता है। अगर ये नहीं हुआ तो वहां पर ऐसे दंगे हो गए थे। ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिकली देखते हैं तो आप राजनीति को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको कई सारी वैल्यूज बताई, कई सारी टर्मिनोलॉजी बताई, तो वो थोड़ी टफ लग रही हुई, लेकिन उसी टर्मिनोलॉजी को जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज से कनेक्ट करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको हमेशा सलाह देती हूँ कि न्यूज़पेपर आप सभी पढ़ते रहा करें, टीवी में जो भी न्यूज़ चैनल है उनको देखते रहा करें। संसद टीवी नाम से एक चैनल है जिसमें पूरी संसद की दिन भर की कार्यवाही दिखाई जाती है, उसको आप देखें। ठीक है, हर एक न्यूज़ पर गौर करें, उसको कनेक्ट करें कि अच्छा ये उससे ऐसे रिलेटेड है, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, फिर क्या बात है कि किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संविधान की तरह, अलग अलग देश का अलग अलग संविधान है, तो हर संविधान की तरह भारतीय संविधान भी हर एक उन नियमों को बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाता है। तो शासकों का चुनाव भी संविधान के द्वारा जो नियम तय किए गए हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। और यहीं पर आज का ये आपका चैप्टर पूरा खत्म होता है। ये था आपका आखिरी टॉपिक, और इस आखिरी टॉपिक के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर कहीं भी कोई भी डाउट है, समस्या है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आपकी हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव लेसन और रिकॉर्डेड लेसन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है, और उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।